का डाउटनेट पर बात कर रहे हैं बेटा जी। यहाँ पर जीव जगत की लेक्चर नंबर है आज। और बच्चों आज हम बात करने वाले हैं किस चीज की। देखिए इस अध्याय में हम लोगों ने सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर तो देख लिए थे। पिछले लेक्चर में मैंने जैव विविधता के बारे में आपको बताया था, है ना। और अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एक विज्ञान जिसका नाम है वर्गीकी। ये पढ़ेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे और फिर उसके बाद लेकर आऊंगा क्विज। ठीक है, करें स्टार्ट विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी टाइम वेस्टेज। स्टार्ट करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन आपके साथ में। हाँ जी, आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जी सजीव जगत की बात कर रहे थे। हमने बात करी थी कि भैया इस पृथ्वी पर अनेकों जीव मिल रहे हैं। 17 लाख से ज्यादा इस पृथ्वी पर क्या पाए जा रहे हैं? जीवों की जातियां पाई जा रही हैं। और इतनी सारी जातियां, इतनी सारी सजीवों की जातियां सजीव जगत बना रही हैं या क्या क्या निर्मित कर रही हैं? जैव विविधता का निर्माण कर रही हैं। ये हमने बात करी थी। अब लास्ट में मैंने आपको बताया कि भैया इतने सारे जीव हैं, इतनी सारी जातीय विविधता इस पृथ्वी पर मिल रही है, तो कैसे इतने सारे जीवों को हम नामकरण करेंगे? कैसे इतने सारे जीवों की हम पहचान करेंगे? कैसे इतने सारे जीवों का हम वर्गीकरण करेंगे, है ना। तो इन सारी समस्याओं का निपटारा जो किया जाएगा वो एक विज्ञान की या जीव विज्ञान की एक शाखा के द्वारा किया जाएगा जिसका नाम है वर्गीकी। तो हम बात करने वाले हैं किसकी? वर्गीकी की। जिनको अभी तक समझ में नहीं आया वर्गीकी क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। वर्गीकी, सबसे पहले तो इसका अंग्रेजी में नाम सुने, इसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा जैसे आप अभी ABCD पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी या वर्गीकी का मीनिंग क्या होता है समझना। ये एक विज्ञान की शाखा है, या मैं बोलूंगा ये जीव विज्ञान की शाखा। किसकी शाखा बेटा जी? जीव विज्ञान की एक शाखा है। और इसके अंतर्गत ध्यान से सुनना, इसके अंतर्गत हम करते क्या है? इसके अंतर्गत हम 3 मापदंडों को फॉलो करते हैं, या सिंपल शब्दों में बोलूं 3 पहलुओं का हम अपनाते हैं, या तीन परिस्थितियों को इनके अंदर रखा जाता है। ठीक है, 3 कुल मिलाकर 3 मापदंडों को इस वर्गीकी के अंतर्गत रखा गया है। अब कौन कौन से वो 3 परिस्थितियां हैं, कौन कौन सी 3 वो मैं बोलूंगा प्रोसेस हैं, प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, तो आपने क्रम याद रखना है। सबसे पहला है बेटा जी पहचान। सबसे पहली प्रक्रिया जो है वो है पहचान। ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे क्या? आइडेंटिफिकेशन। दूसरा आपने याद रखना है क्या? नामकरण। क्रम याद रखिएगा, अंग्रेजी में बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। ठीक है, और तीसरा होता है क्या? वर्गीकरण, जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो कुल मिलाकर ये 3 चीजों को रखा जाता है, ये 3 प्रक्रियाओं को रखा जाता है कौन सी शाखा के अंतर्गत? टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी अंग्रेजी में अगर बोलूं, टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इंक्लूड्स 3 सब ब्रांचेस: आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये अंग्रेजी में बोल दिया, हल्की फुल्की आती है। हाँ जी, हिंदी में क्या था भैया? वर्गीकी जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत 3 मुख्य प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहले पहचान, दूसरा नामकरण, तीसरा वर्गीकरण। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि वर्गीकी क्या है। अब यही क्रम क्यों लिया आपने? सबसे पहले आपने नामकरण क्यों नहीं किया? सबसे पहले आपने वर्गीकरण क्यों नहीं किया? सबसे पहले आप पहचान, दूसरा नामकरण, तीसरा वर्गीकरण। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि वर्गीकी क्या है। अब यही क्रम क्यों लिया आपने?
सबसे पहले आपने नामकरण क्यों नहीं किया? सबसे पहले आपने वर्गीकरण क्यों नहीं किया? सबसे पहले आपने पहचान ही क्यों किया? या सबसे पहले पहचान करने के बाद वर्गीकरण क्यों नहीं किया? आपने नामकरण लास्ट में ले लेते। तो ये क्रम को ही क्यों फॉलो किया? मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। एक एग्जाम्पल से, सिंपल से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इस क्रम में क्यों ये याद रखना है। देखिए ध्यान से सुनिए। मान लो मैं एक वैज्ञानिक हूं और आप भी क्या हो? एक वैज्ञानिक हो। ठीक है, सिंपल। मैं भी क्या हूं? एक वैज्ञानिक हूं और आप भी क्या हो? एक वैज्ञानिक हो। चलो जी, आज हमने एक जीव ए को देखा। मान लो हमने किसी जीव को देखा, हमने, आपने, मैंने, हम सबने एक जीव ए को देखा। ठीक है, और ए को देखने के बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहले सोचिए, सबसे पहले उसको देखने के बाद सीधा उसका नाम रख देंगे क्या? नहीं, पहले हम उसके लक्षण देखेंगे। क्या देखेंगे? सबसे पहले हम उसके क्या देखेंगे? लक्षण देखेंगे कि क्या वो अपना खाना खुद बना रहा है या नहीं बना रहा। हमें पता लगा वो अपना खाना खुद नहीं बना रहा, यानी वो स्वपोषी नहीं है। वो कैसा है? परपोषी है। कैसा है वो? परपोषी। हमने देखा वो अपना खाना खुद नहीं बना रहा, इट मीन्स वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहा, वो अपना खाना खुद नहीं बना रहा, यानी वो कैसा है? परपोषी है। चलो ठीक है सर, समझ में आ गया। उसके बाद हमने देखा परपोषी है, फिर हमने देखा कि उसका शरीर जो है वो एक कोशिका से नहीं बना हुआ, बहुत सारी कोशिका से बना हुआ है, यानी वो बहुकोशिकीय है। कैसा है? बहुकोशिकीय है। चलो सर, ये भी समझ में आ गया। कैसा है? परपोषी है और बहुकोशिकीय। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब सर आगे सर, अब जरा सोच समझकर मुझे बताओ, क्या ये लक्षण पादपों के हैं कि जंतुओं के हैं? क्या पादपों में ऐसे लक्षण मिलते हैं? नहीं, पादपों में ये वाला लक्षण तो मिलता है, ये थोड़ा ना मिलता है। आप बोलेंगे हाँ सर एक पादप, अरे मैं मुख्य रूप से पादपों की बात कर रहा हूं भाई। सामान्य रूप से जो पादप आपको बाहर दिखाई दे रहे कैसे होते? स्वपोषी, परपोषी। स्वपोषी होते, अपना खाना खुद बनाते प्रकाश संश्लेषण से। हमने जो जीव खोजा, हमने जो जीव देखा, वो कैसा दिखाई दे रहा है? परपोषी दिखाई दे रहा है। इट मीन्स हमने सबसे पहले उस जीव की क्या करी? हमने उसकी क्या करी है मेरे बंधु? सबसे पहले क्या करी है? पहचान करी है। समझ में आया? तो सबसे पहले हमने उसके देखे हैं लक्षण। सर्वप्रथम जीव के लक्षण देखना। तो सबसे पहला काम क्या आएगा? सर्वप्रथम जीव के लक्षण देखना। चलो जी, हमने लक्षण देख लिया, हमें पता लग गया कि ये जो जीव जो है सर ये जंतु है, पादप तो नहीं है। क्या है सर? ये जंतु है। मैंने कहा वेल डन, बहुत अच्छे। चलो आगे, अब आगे चलते हैं। चलो, अब हमें इतना पता लग गया कि ये जंतु है, यानी हमने क्या कर ली भैया? उसके कुछ लक्षण देखने, हमने केवल लक्षण देखे, हमने उसकी पहचान कर ली, हमें पता लग गया कि भैया ये जो है ये एक जंतु है। चलो सर, अब क्या करेंगे साहब? हम उसका क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। अब साहब नामकरण कौन करेगा? नामकरण कौन करेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए भी कई सारी पद्धतियां होती हैं। द्विनाम पद्धति होती है, त्रिनाम पद्धति होती है, लेकिन अभी हमारे कोर्स में द्विनाम पद्धति बस। कौन होएगा, कैसे किया जाएगा, कौन से नियम होंगे, वो सब कुछ बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना सा, जीव खोजा है, मतलब जीव मिला हमें, और मिलने के बाद हमने उसके सिंपल से कुछ लक्षण देख लिया, हमें पता लग गया कि वो लक्षणों के आधार पर वो एक जंतु है, यानी हमने कर लिया पहचान कि वो जीव जो है वो जंतु है। पहचान करने के बाद हमने क्या कर दिया? उसका नामकरण कर दिया। चलो जी, हमने इसको फलाना फलाना नाम दे दिया है, XYZ कुछ नाम दे दिया, यानी हमने नामकरण कर दिया। ठीक है, कौन करेगा, कैसे करेगा, कौन से नियम लगेंगे, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना सा नामकरण कर दिया। ठीक है, चलो जी, अब क्या करेंगे? अब साहब हमने इस जीव को कुछ इसके लक्षण देखे, देखने के बाद हमने इसका नामकरण कर दिया। अब क्या करें? अब क्या करें? अब मुझे इस जीव का क्या करना पड़ेगा? वर्गीकरण करना पड़ेगा बंधु। क्या करना पड़ेगा? वर्गीकरण करना पड़ेगा। अब जरा सोचिए, वर्गीकरण कैसे करूंगा मैं? आप सोचिए, आपका वर्गीकरण किया गया था,
सोचिए, आपसे जो बड़े थे उनको बड़ी कक्षा में रखा, आपसे जो छोटे उनको छोटी कक्षा में रखा। किस आधार पर? दिमाग के आधार पर, कि आपका पढ़ाई का स्तर जो आपसे नीचे उनसे ज्यादा है, आपका उनसे कम है जो आपसे ऊपर है। यानी कोई ना कोई आधार लिया ना, क्या करने के लिए? आपको बांटने के लिए। उम्र के आधार पर किया, पढ़ाई के आधार पर किया, कई सारे आधार पर आपका भी तो वर्गीकरण किया जाता है। स्कूल में किया जाता है, नहीं किया जाता? बस उसी तरीके से हम यहां पर, अब ये जो हमें पता लग गया कि ये जो जीव है ये जंतु, अब कौन सा जंतु है? क्या ये आपका स्तनधारी है? क्या ये आपका पक्षी है? क्या ये आपका सरीसृप है? क्या ये उभयचर है? क्या ये मछली है? कौन है ये? अब हम इस जंतु की क्या करेंगे? तुलना करेंगे। क्या करेंगे बेटा जी? इसकी अब क्या करेंगे? तुलना करेंगे। किसके साथ? अन्य जंतुओं के साथ। किसके साथ? अन्य जंतुओं के साथ में। और क्या देखेंगे भैया? देखेंगे समानता और असमानता। अब जिसके साथ ज्यादा समानता होगी उसके साथ उसको रख दिया जाएगा, उस समूह में रख दिया जाएगा। बताओ, कि मान लो ये जो जीव जो था ये सरीसृपों के जैसा दिखाई दे रहा है, इसके जो गुण जो हैं, इसके जो लक्षण जो हैं, वो सरीसृपों के साथ ज्यादा समानता दिखा रहे हैं। तो बेटा इसको हम किस में रखेंगे? सरीसृपों के साथ रखेंगे या नहीं रखेंगे? बताओ, इतनी सी बात समझ में आई है? तो कुल मिलाकर हम फिर क्या करने वाला था? तीसरा चरण था क्या हमारा? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो हम वर्गीकरण करते हैं किस आधार पर? बाबू भूल मत जाना, समानता और असमानता के आधार पर क्या करते हैं? वर्गीकरण। तो अब आप मुझे बताएं, क्या ये वर्गीकी का मीनिंग समझ में आ गया? ये वर्गीकी टेक्सोनॉमी का मीनिंग समझ में आ गया? एक ऐसा विज्ञान जो तीन पहलुओं पर आधारित था। सबसे पहला, कोई जीव मैंने देखा, सबसे पहले मैं उसकी क्या करूंगा? पहचान, उसके लक्षण देखूंगा। देख लिया, मुझे उसके लक्षणों के आधार पर पता लग गया कि भैया ये जो लक्षण जो है इसमें जो दिख रहे हैं ये किसके जैसे हैं? सर ये जंतु के जैसे, या सर ये पादप के जैसे, या सर ये किसी और के जैसे, जो भी है। चलो, पता लग गया। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। कैसे करेंगे? कौन करेगा? वो सब आएगा बाद में। अभी सिर्फ इतना नामकरण, दूसरा चरण है, स्टेप सेकंड। नामकरण होने के बाद में अब उस जीव की, उस समूह में जो जीव मिलेंगे उनसे क्या करेंगे? तुलना करेंगे। हमें पता लग गया कि भैया जो हमने जीव खोजा है वो एक जंतु है, तो दूसरे जंतु के साथ तुलना करेंगे। वो एक पादप है तो दूसरे पादपों के साथ तुलना करेंगे, है ना? तो तुलना करेंगे, क्या देखेंगे? समानता और असमानता के आधार पर क्या कर देंगे? वर्गीकरण कर देंगे। बताएं, समझ में आया? तो इस प्रकार ये तीन चरणों से मिलकर बना है कौन सा विज्ञान? वर्गीकी। बताएं, यहां तक की चीज समझ में आ गई है? चलें आगे। कंफ्यूजन तो नहीं था? पक्का? अब आप मेरे से पूछेंगे, सर ये जो वर्गीकी है इसका मीनिंग तो समझ में आ गया, सर ये वर्गीकी शब्द किसने दिया है? इसके पिता कौन है? इसके जनक कौन है? यही पूछेंगे ना। सर ये वर्गीकी शब्द किसने दिया? सर ये वर्गीकी के जनक कौन है? आइए बताता हूं। देखिए जरा इस वैज्ञानिक को, कौन है बेटा ये? जानते हैं आप इनको? अच्छे तरीके से जानते हैं। ये डायग्राम, ये इमेज मैं पहले भी लेकर आया हूं। कैसे दिख रहे? मेरे जैसे? ना 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 ना। बताओ कौन है ये? कौन है ये? जानते हैं ना? ये है जीव विज्ञान के पिता। कौन? अरस्तु, एरिस्टोटल। ये प्राणी या जंतु विज्ञान के पिता कौन? अरस्तु। अब आप बोलेंगे सर क्या यही वर्गीकी के भी जनक है? मैं बोलूंगा नहीं। तो सर इन्होंने वर्गीकी शब्द दिया होगा? मैं बोलूंगा नहीं। तो आप बोलेंगे फिर क्यों दिखा रहे हो सर? क्या कारण है दिखाने का? सिर्फ इतना सा ध्यान से सुनना। ये जो अरस्तु जो हैं, इन्हीं अरस्तु ने, ध्यान से सुनना बच्चों, इन्हीं अरस्तु ने सर्वप्रथम, ध्यान से सुनना, सर्वप्रथम क्या किया था? ये जो हमारी वर्गीकी थी ना, वर्गीकी,
इस वर्गीकी के 3 मापदंड थे। इन 3 मापदंड या मैं बोलूंगा 3 शाखाएं थी ना, इन 3 शाखाओं में जो तीसरी शाखा थी ना वर्गीकरण, सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर सबसे पहला वैज्ञानिक जिसने जीवों का किया था वर्गीकरण, वो था कौन बेटा? हमारा अरस्तु। तो याद रखना ये वर्गीकी के जनक नहीं है, लेकिन वर्गीकी की एक जो शाखा है, कौन सी? वर्गीकरण। तो सर्वप्रथम वर्गीकरण जो किया था वो किसने किया था? याद रखना, सर्वप्रथम वर्गीकरण जीवों का किसने किया था? याद रखना, किसने? एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने। ठीक है, भूल मत जाइएगा इस चीज को, याद रखना। ठीक है, चलें आगे। नॉर्मल सा था, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब इन्होंने क्या किया था ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पहले जब हम नीट का एग्जाम देते थे तब डिटेल में बताते थे, अभी कोई नहीं पूछता है। इन्होंने क्या करा था, जितने भी प्राणी हैं उनको ना 2 समूह में बांट दिया, एक इनेमा एक एनेमा। इनेमा वो थे जिनके अंदर खून का रंग लाल था, एनेमा जिनके अंदर खून का रंग लाल नहीं था, जो गलत था एक तरीके से। समझ में आया? क्लियर है? चलो जी, तो ये याद रखना, ये मैं जानबूझकर इसलिए लेकर आया हूं। क्यों? क्योंकि कई बच्चे सोचते अरस्तु जो है वो वर्गीकी के जनक है। ना 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 ना, वर्गीकी के जनक अरस्तु नहीं है, ये नहीं है। हाँ, वर्गीकी की जो 3 शाखाएं थी उसमें से जो तीसरी शाखा है, तीसरा बिंदु है वर्गीकरण, वो वर्गीकरण सबसे पहले किया किसने था? अरस्तु ने किया था इस पृथ्वी पर, वैज्ञानिक स्तर पर। ठीक है, चलो सर ये ठीक है, समझ में आ गया। अभी तक हमने वर्गीकी के जनक और वर्गीकी शब्द किसने दिया है वो नहीं पढ़ा। हाँ, वर्गीकी का जो वर्गीकरण भाग था उसका हमने देखा अरस्तु ने किया था। चलो सर टॉपिक पर आते हैं। सर वर्गीकी शब्द किसने दिया और सर वर्गीकी के जनक कौन है? तो पहले मैं आपको बता देता हूं वर्गीकी शब्द किसने दिया था। तो बेटा ये है वो वैज्ञानिक जिन्होंने वर्गीकी शब्द दिया था। तो लिख देता हूं बेटा, इन्होंने वर्गीकी शब्द की खोज की थी। तो याद रखना, वर्गीकी शब्द की खोज किसने करी थी? इन्होंने। अब आप बोलेंगे सर ये कौन है, नाम तो बताओ। तो बेटा जी इनका नाम है APD कंडोले। क्या नाम है? एपीडी कंडोले। कई बुक्स में कौंडले, कंडोल, अलग अलग नाम होते हैं, आप ये याद रखना एपीडी कंडोले। और ना याद रहे ना तो बहुत आराम से याद हो जाएगा। आप बोलेंगे सर कैसे? मेरे को कैसे याद रहा? देखिए 11वीं कक्षा से मेरे को याद है ये नाम। कैसे? क्योंकि उस टाइम पर ना मैंने एक ऐसे गाना सुन लिया था, या मेरे को गाना याद आ गया एक। ठीक है, चीजों को लिंक करना पड़ेगा बाबू, आपको चीजों को लिंक तो करना पड़ेगा। मैंने कैसे लिंक किया और मेरे को आज तक कैसे याद है, मुझे याद आ रहा है मैंने कैसे याद किया था। मैंने एक गाना सुना है, आप लोगों ने भी एक गाना सुना होगा। क्या? मेरा तन डोले मेरा मन डोले। अब आगे का गाना मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा। मेरा तन डोले मेरा मन डोले, हाय दिल करे, कुछ ऐसे, मतलब जो भी है, ये 2 शब्द मेरे को याद रह गए थे उस टाइम पर। मेरा तन डोले मेरा मन डोले, ऐसे है ना, कोई गाना है ना, तो उसी से याद रखना, उसी में एक लाइन ऐड कर देना, मेरा तन डोले मेरा मन डोले एपीडी कंडोले। ठीक है, तो एपीडी कंडोले का तन डोले मन डोले, और नाम दे दिया, शब्द दे दिया क्या? वर्गीकी। किसने? इन्होंने। समझ में आया? कभी नहीं भूलोगे, सच्ची कह रहा हूं। ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजों को सीखो। बायोलॉजी जो है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बहुत बड़ा विज्ञान है, हल्के में मत लेना। बच्चों के दिमाग में बस एक ही चीज फिट कर दी जाती है, बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट है। जो भी कोई ऐसा बोले ना, खींच के 1-2 तमाचा। किसने बोला ये रटने का सब्जेक्ट है? समझने की चीज है, रटने का तो कुछ भी नहीं है। रटेगा एक दिन याद रहेगा, दूसरे दिन भूल जाएगा। समझेगा, लिंक करेगा चीजों को, तो ही चीजें याद रह पाएंगी। मुझे ये 11वीं कक्षा से याद है, 11वीं कक्षा से याद है। सोचो कैसे याद किया? चीजों को लिंक किया था।
समझ में आया ना? जैसे जैसे आप लोग केमिस्ट्री में भी करते होंगे, वो जो पीरियोडिक टेबल होती है उसको याद करने की कोशिश करते हैं ना। हाँ, होता था ना कुछ निमोनिक्स बोलते हैं उनको, अंग्रेजी में बोलते हैं निमोनिक्स, याद करने पड़ते हैं। हेलीना की रब से फरियाद, ऐसे कुछ होता था, मेरे को याद आ रहा हल्का फुल्का। चलो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो वर्गीकी शब्द जो है वो किसने दिया था? तंडोले मनडोले, किसने? एपीडी कंडोले ने दिया था। क्या शब्द? वर्गीकी। ठीक है, वर्गीकी क्या है ये समझ में आ गया। विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत हम 3 चीजों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले पहचान करते हैं, फिर नामकरण करते हैं, फिर वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकी शब्द किसने दिया? एपीडी कंडोले ने दिया। अब आप पूछेंगे सर वर्गीकी के जनक कौन है? यही पूछेंगे ना सर, वर्गीकी के जनक कौन है? आइए मैं आपको बताता हूं वर्गीकी के जनक। देखिए बेटा, वर्गीकी के जनक जो हैं उनका चेहरा मैं पहले आपको दिखा देता हूं। ये है बेटा, ये। लेकिन यहां पर शब्द वर्गीकरण विज्ञान आ रहा है, इसको मत देखना अभी पहले इनको देख लो। ये है। अब ये कौन है? ध्यान से सुनना। ये है कार्ल लीनियस, जिसको हम अंग्रेजी में कैरोलस लीनियस भी बोलते हैं। ठीक है, ये है। अब मैं पीछे आता हूं। हाँ जी, हमने बोला वर्गीकी के जनक, टेक्सोनॉमी के फादर कौन है? कार्ल लीनियस। अंग्रेजी में बोलते हैं कैरोलस लीनियस। ठीक है, अब कार्ल लीनियस या कैरोलस लीनियस, इसको हमने बोला है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, वर्गीकी का जनक या वर्गीकी का पिता, जिसने इस वर्गीकी के बारे में लोगों को बताया। ठीक है सर, समझ में आ गया? वेल डन, बहुत अच्छे। चलें आगे। चलिए जी सर, यहां तक की तो चीज बिल्कुल बढ़िया थी, A to Z हमें समझ में आ गई है। अब आगे, अब ध्यान से सुनना सर, यहां तक तो चीज समझ में आ गई है। वर्गीकी शब्द किसने दिया? एपीडी कंडोले। वर्गीकी के पिता कौन? कैरोलस लीनियस। वर्गीकी है क्या? विज्ञान की एक शाखा, जीव विज्ञान की एक शाखा, जिसके अंतर्गत हम 3 पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं। क्या क्या? सबसे पहला पहचान, दूसरा सर नामकरण, तीसरा सर वर्गीकरण। ठीक है सर, अब आगे, अब मैं आगे आपको बताने वाला हूं क्या? वर्गीकी के प्रकार। वर्गीकी के प्रकार। देखिए बेटा, टेक्सोनॉमी जो है यानी वर्गीकी जो है, ये 2 प्रकार की होती है। वर्गीकी को हमने 2 प्रकार में बांट दिया है। एक है प्राचीन वर्गीकी, और एक है आपकी आधुनिक वर्गीकी। एक है प्राचीन वर्गीकी और एक है आधुनिक वर्गीकी। अब साहब, दोनों में क्या अंतर है? प्राचीन वर्गीकी में, आधुनिक वर्गीकी में क्या अंतर है? अब थोड़ा सा तो अंतर होगा, अंतर तो होना ही चाहिए। एक प्राचीन है, पुराना है, और एक आधुनिक है। एक पुराने फोन थे और एक आजकल के फोन है। किसमें फीचर्स ज्यादा है, किसमें लक्षण ज्यादा मिलते हैं? आधुनिक वाले फोन में। प्राचीन में इतने नहीं मिलते हैं। बस वही चीज याद रखनी है आप। अब क्या अंतर है प्राचीन वर्गीकी और आधुनिक वर्गीकी में? ध्यान से सुनना। देखिए, प्राचीन वर्गीकी के अंतर्गत हम क्या करते हैं? पहचान करते हैं। सबसे पहला चीज तो वही 3 है। सबसे पहले क्या करेंगे? पहचान करेंगे। मैं बोलूंगा यहां पर भी सबसे पहले क्या करेंगे? पहचान करेंगे। चलो सर, समझ में आ गया। सबसे पहले यहां पर भी पहचान, यहां पर भी पहचान। ठीक है, पहचान करने के बाद क्या करेंगे? सर नामकरण करेंगे। मैं बोलूंगा यहां पर भी नामकरण और यहां पर भी नामकरण। ठीक है सर, नामकरण कर दिया। अब तीसरी जो चीज थी ना, वो लेकर आएगी यहां पर अंतर। वो है क्या? वर्गीकरण। वो है क्या? वर्गीकरण।
अब यहां पर जो वर्गीकरण है और यहां पर जो वर्गीकरण है बाबू, दोनों वर्गीकरण में है अंतर। अब क्या अंतर है आइए समझते हैं। देखिए, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। जब हम जीवों को क्या करते हैं, बांटते हैं, जब हम जीवों को वर्गीकृत करते हैं, किस आधार पर, सोचो सोचो, समानता और असमानता के आधार पर। ठीक है, यही होता है ना। अब इधर देखना, ध्यान से देखना, समझना, इतनी सी बात को समझना। देखिए, मान लो मैंने वर्गीकरण किया, मैंने वर्गीकरण किया, एक मैं हूं और एक मेरा दोस्त है, हम दोनों ने क्या किया, वर्गीकरण किया। ठीक है, या किसका, जीवों का। उसने क्या देखा, उसने सिर्फ एक लक्षण देखा। क्या देखा उसने, सिर्फ एक लक्षण देखा। क्या देखा, सिर्फ एक लक्षण देखा। किसने, उस एक्स वैज्ञानिक ने। कौन सा लक्षण देखा, उसने देखा, ध्यान से देखिए, उसने ना तितली, उसने चमगादड़ और उसने कबूतर। कबूतर कर दिया मैंने, हाँ जी, कौन, कबूतर। तितली, चमगादड़, कबूतर। पहले तो सोचो तितली कौन है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। क्या एक तितली पक्षी है, क्या एक तितली स्तनधारी है, कौन है तितली। तितली एक कीट होता है, याद रखना, कीड़ा होता है, कीट होता है। आर्थ्रोपोडा संघ में रखा जाता है किसको, तितली को, भूल मत जाना, ये एक कीट है। चलो जी, अब बात करते हैं कबूतर, या ये तो आपको पता है सर, कबूतर तो पक्षी होता है। मैंने कहा वेल्डन जी, बहुत जबरदस्त, पक्षी होता है। सर चमगादड़ जानते हो कौन होता है चमगादड़, याद रखना, स्तनधारी होता है, मैमल होता है, भूल मत जाइएगा। चमगादड़ के कौन होता है, स्तनधारी होता है, भूल मत जाइएगा। तो तितली कीट है, चमगादड़ स्तनधारी है, कबूतर पक्षी है। तीनों अलग अलग प्रकार के क्या हैं, प्राणी हैं, लेकिन तीनों को हमने एक ही समूह में रख दिया, उड़नशील। कि मैंने देखा ये भी उड़ रही है, ये भी उड़ रहा है, ये भी उड़ रहा है, भैया हमने इन तीनों को एक साथ एक समूह में रख दिया। सोचिए, क्या मैंने बहुत सारे लक्षण देखे कि सिर्फ एक लक्षण देखकर मैंने वर्गीकरण कर दिया। सोचो, दिमाग लगाओ, बहुत सिंपल सी चीज। मैंने सिर्फ इतना सा देखा, उड़ रहा है, डालो इस समूह में, उड़ रहा है, डालो इस समूह में, उड़ रहा है, डालो इस समूह में। ये तो देखा ही नहीं कि भैया ये तो एक आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है, ये एक स्तनधारी संघ का सदस्य है, ये एक पक्षी जिसको एवीज बोलते हैं संघ का सदस्य है। ये तो देखा ही नहीं, बस इतना सा देखा। क्या, बस एक बाहरी लक्षण देख लिया, बाहर से एक लक्षण देखा और पता लगा लिया कि भैया उड़ रहा है, चलो जी डाल दो एक समूह में और उसका नाम रख दो उड़नशील। जरा सोचिए, ये वर्गीकरण जब मैं कर रहा था, जीवों को वर्गीकृत में कर रहा था, जब बांट रहा था, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक या दो बाहरी लक्षणों को आधार मानकर अगर बांट रहा था, तो ऐसा वर्गीकरण किसके अंतर्गत था, प्राचीन वर्गीकी के अंतर्गत। तो प्राचीन वर्गीकी के अंतर्गत जब वर्गीकरण किया जाता था ना, क्या किया जाता, वर्गीकरण किया जाता था, तो मात्र, ध्यान से सुनना, मात्र एक या दो बाहरी लक्षण के आधार पर, बाहरी लक्षण के आधार पर किया जाता था। अब बाबू खुद जरा सोचिए, क्या ऐसा वर्गीकरण सही रहेगा, खुद सोचो। क्या मैं सिर्फ एक या दो बाहरी लक्षणों के आधार पर इन जीवों को एक साथ रख दूं, क्या ये चीज सही है,
नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। तो ऐसा वर्गीकरण क्या कहलाता है? आपका प्राचीन वर्गीकी, जिसमें हम पहचान करते हैं, नामकरण करते हैं, लेकिन वर्गीकरण के करने के लिए हम केवल 1 से 2 बाहर के लक्षण देखते हैं और जीवों को वर्गीकृत कर देते हैं। जैसा किसने किया, जरा सोचिए। ऐसी प्राचीन वर्गीकी का उदाहरण किसने दिया? सोचिए, ऐसा वर्गीकरण किसने किया? ऐसा सिर्फ वर्गीकरण किसने किया? इन्होंने अभी अभी बताया था मैंने आपको, सर्वप्रथम वर्गीकरण किया और बोला था अभी अभी क्या? सिर्फ कुछ इक्के दुक्के बाहरी लक्षणों के आधार पर जीवों को बांट दिया। समझ में आया? तो ऐसी वर्गीकी क्या कहलाएगी? जिसमें वर्गीकरण सिर्फ 1 या 2 बाहरी लक्षणों के आधार पर करते हैं, क्या कहलाती है? प्राचीन वर्गीकी। अब इतना तो आप समझ गए होंगे, जिसमें 1 या 2 बाहरी लक्षण नहीं देखेंगे, बहुत सारे क्या देखेंगे? लक्षण देखेंगे। बाहरी भी देखेंगे, आंतरिक भी देखेंगे, कोशिका भी देखेंगे, केंद्रक भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। ऐसा वर्गीकरण अगर होएगा तो वो क्या कहलाएगी? आधुनिक वर्गीकी। जय हो प्रभु। बताएं, समझ में आ गया? वर्गीकी के प्रकार क्लियर हैं, वर्गीकी का जनक क्लियर है, वर्गीकी शब्द किसने दिया ये क्लियर है, वर्गीकी का एक भाग था वर्गीकरण जो इस पृथ्वी पर सबसे पहले किसने किया? अरस्तु ने, ये क्लियर है। वर्गीकी जो था उसकी 3 शाखाएं हैं, ये तीनों चीजें क्लियर हैं। यही तो मैं स्टार्टिंग से अब तक आपको बताया है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? वर्गीकी। क्यों पढ़ा है? क्योंकि इतने सारे जीव मिल रहे हैं भैया, बांटना है भैया, नामकरण करना है, पहचान करनी है। तो ये सब कुछ करने के लिए हमारे पास शाखा थी, कौन? वर्गीकी। वर्गीकी जो था वो शब्द किसने दिया? आपका एपीडी कंडोले ने दिया। वर्गीकी की 3 शाखाओं में से वर्गीकरण सबसे पहले अरस्तु ने किया। वर्गीकी के जनक कौन है? कैरोलस लीनियस, जो मैंने आपको दिखाए हैं ये। लेकिन अभी ये नहीं बताया, अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बता दिया कि जनक कैरोलस लीनियस या कार्लिनियस है। हाँ जी, प्राचीन वर्गीकी के अंतर्गत वर्गीकरण जो होता था पुराने तरीके से होता था और आधुनिक में नए तरीके से होता है। बहुत सारे लक्षणों को आधार बनाकर समानता और असमानता देखते हैं और केवल 1 से 2 बाहरी लक्षणों के आधार पर समानता और असमानता के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। ये प्राचीन, ये आधुनिक। जय हो प्रभु। समझ में आ गया? चलें आगे। आइए बेटा जी, अब हम बात करने वाले हैं, यहां तक तो हमारा वर्गीकी हो चुका, टेक्सोनॉमी समझ में आ गया। अब यहां पर नेक्स्ट जो आ रहा है वो वापस से कार्लिनियस मैंने आपको दिखाए हैं। अभी पहले दिखाए थे, जानबूझ के दिखाए थे, क्योंकि बताना था यही वो कार्लिनियस है। ये कार्लिनियस है बेटा, लिख दूं? ये लो भाग, ये है कार्लिनियस। कौन है बच्चों? कार्लिनियस है। इन्होंने ही वर्गीकी को मैं बोलूंगा लोगों तक पहुंचाया, लोगों को बताया टेक्सोनॉमी के बारे में। लेकिन एक और चीज, इन्होंने ही एक और चीज की बारे में लोगों को बताया, वो था वर्गीकरण विज्ञान। जरा सोचिए, वर्गीकरण विज्ञान के बारे में भी कौन बता रहा है? कैरोलस लीनियस। और वर्गीकी का जो जनक है वो भी कौन है? कैरोलस लीनियस। अब आप ये पूछेंगे सर वर्गीकी तो समझ में आ गया, टेक्सोनॉमी तो समझ में आ गया, टेक्सोनॉमी के फादर कौन है? कैरोलस लीनियस। टेक्सोनॉमी के बारे में बताया किसने? कैरोलस लीनियस ने। सर ये क्या है? वर्गीकरण विज्ञान क्या है? पहले तो इसको अंग्रेजी में सुनिए, इसको बोलते हैं सिस्टेमैटिक्स। क्या बोलते हैं? सिस्टेमैटिक्स। अब आप पूछेंगे सर क्या है ये सिस्टेमैटिक्स, क्या है सर ये वर्गीकरण विज्ञान का मतलब क्या है? आइए बंधु समझते हैं। पहले तो मुझे ये बताइए, वर्गीकी याद है? 3 शाखाएं याद है? भूले तो नहीं है? कई बार रिपीट कर दी, अब तो याद हो गई होगी। ये वर्गीकरण विज्ञान क्या है, ये सिस्टेमैटिक्स क्या है? ध्यान से सुनना। हमने वर्गीकी के अंतर्गत 3 चीजों को रखा था। क्या 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 याद करिए। सबसे पहला हमने रखा था क्या? पहचान। आलो जी, यहां पर भी पहचान। यानी जैसे वर्गीकी के 3 शाखाएं थी, ऐसे ही सिस्टेमैटिक्स वर्गीकरण विज्ञान की 3 शाखाएं नहीं, यहां पर 4 शाखाएं। यहां पर 4 शाखाएं, वहां पर वर्गीकी की
तीन शाखाएं थी, तीन चीजों का अध्ययन कर रहे थे, है ना। यहाँ पर चार चीजों का करेंगे। अब कौन कौन सी है? सबसे पहला पहचान। आप बोलेंगे सर ये तो वहां पर भी पहला चरण था, यहाँ पर भी है। मैंने कहा हाँ जी, बहुत बढ़िया। सर दूसरा क्या है? सर यहाँ पर, वहां पर तो हमारा नामकरण था। ओहो, यहाँ पर भी नामकरण। ओए होए होए होए, बल्ले बल्ले। यहां पर पहचान, दूसरा नामकरण। आप बोलेंगे सर ये तो वैसा ही हो गया, सेम टू सेम। चलो एक बार तीसरा और देख ले। सर तीसरा वहां पर था क्या? आपका वर्गीकरण। यहाँ क्या है? यहाँ पर भी वर्गीकरण। ओ सर बुद्धू बना रहे हो, ये तो सेम टू सेम वो चीज हो गई सर। ये तीनों चीजें मिलकर तो वर्गीकी कहला रही थी। सर ये तीनों चीजें तो मिलकर वर्गीकी कहला रही थी। मैंने कहा मैं कब मना कर रहा हूं? हाँ, वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत इन तीन चीजों को सम्मिलित किया जाता है और ये तीन चीजें मिलकर वर्गीकी कहलाती है। मैं क्या करूं? हाँ कहलाती है। लेकिन भैया यहां पर एक और शाखा है जिसको चौथी शाखा माना गया है। उस चौथी शाखा को क्या बोला जाता है? विकासवादी संबंध। विकासवादी संबंध। तो याद रखना है बेटा जी आपने, विकासवादी संबंध है ना, ये एक चौथा भाग था जिसके कारण वर्गीकी अलग हो गई। किससे? वर्गीकरण विज्ञान। यानी देखो सीधे सीधे शब्दों में बोलूं, वर्गीकी के अंतर्गत तीन शाखाएं होती हैं और वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत चार शाखाएं हैं, जिसमें से तीन वही हैं जो वर्गीकी की थी, एक चौथी और इंक्लूड की गई है, सम्मिलित की गई है, जिसका नाम है विकासवादी संबंध। अब आप बोलेंगे सर ये समझ में आ गया था, ये समझ में आ गया था, सर ये समझ में आ गया था, ये विकासवादी संबंध क्या है? आइए समझाते हैं। किसके बारे में? ये विकासवादी संबंध के बारे में। आइए समझते हैं। देखिए बेटा, विकासवादी संबंध को अगर जानना है, विकासवादी संबंध सब ये क्या है? इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। हाँ जी, विकासवादी संबंध की बात कर रहे हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। सर क्या है ये विकासवादी संबंध? सर क्या है ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप? आइए प्रभु जानते हैं क्या होता है ये। देखिए, इसको एक मैं उदाहरण से बताता हूं, अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखना, समझना बेटा। मान लो मैं एक एक्स जीव की बात कर रहा हूं, एक एक्स जीव की मैं बात कर रहा हूं, ठीक। अब इस एक्स जीव में मैंने तीन लक्षण देखे, तीन लक्षण। सबसे पहले मैंने देखा इसके शरीर पर बाल। सबसे पहला लक्षण मुझे दिखाई दिया क्या? शरीर पर बाल। मैंने कहा वेल डन, बहुत अच्छे, जबरदस्त, शरीर पर बाल मिल रहे हैं तुम्हारे, बहुत तगड़े हो तुम। हाँ जी, तो एक एक्स जीव जिसके शरीर पर बाल थे, ठीक है सर। दूसरा लक्षण, उसके शरीर पर स्तन ग्रंथियां भी मिल रही थी। उसके शरीर पर स्तन ग्रंथियां मिल रही थी, उसके शरीर पर बाल मिल रहे थे, ठीक है। चलें, तीसरा लक्षण। आप में से कितने बच्चे जानते हैं रीढ़ की हड्डी? नाम सुना है? रीढ़ की हड्डी हमारी होती है पीछे। जानते हैं रीढ़ की हड्डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मतलब रीढ़ की हड्डी को हम क्या बोलते हैं? सिंपल तरीके से मैं आपसे पूछ रहा हूं, रीढ़ की हड्डी को हम क्या बोलते हैं? सोचिए बेटा, रीढ़ की हड्डी को बोला जाता है मेरुदंड। भूल मत जाना, क्या बोलते हैं? मेरुदंड। रीढ़ की हड्डी को क्या बोलते हैं? मेरुदंड। याद रखना, ठीक है। चलो जी, चलें आगे। आइए अब आगे चलते हैं।
ये तीन चीजें मिल रही थी एक एक्स जीव में। हमने पता लगा लिया कि एक एक्स जीव है, फलाना फलाना एक एक्स जीव है जिसमें मेरुदंड मिल रही है, यस, जिसके ऊपर स्तन ग्रंथियां मिल रही है, यस, जिसके शरीर पर बाल मिल रहे हैं, यस, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूं कि ये जो एक्स जीव जो है जिसके अंदर ये लक्षण मिल रहे थे, है ना, ये मनुष्य और मेंढक, मनुष्य और मेंढक, मनुष्य और मेंढक में से किससे ज्यादा समानता दिखाता है ये एक्स जीव। यानी ये जो एक्स जीव है, मैं ये जानना चाहता हूं ये इन दोनों में से, मनुष्य और मेंढक, दोनों से किससे ज्यादा क्लोज इसका रिलेशनशिप है। इसकी पूर्वजता जानना चाहता हूं कि इसके जो पूर्वज जो थे वो मनुष्य के पूर्वज के जैसे थे कि मेंढक के पूर्वज के जैसे थे। यानी मैं पूर्वजता जानना चाहता हूं, मैं विकास जानना चाहता हूं, मैं विकास के बारे में जानना चाहता हूं कि जब विकास हो रहा था तो उस टाइम पर कि मनुष्य के पूर्वज और मेंढकों के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो जीव जो है इसका निकट संबंध किससे है, मनुष्यों से ज्यादा है कि मेंढक से ज्यादा। अब आप जानते हैं मेंढक एक उभयचर है, मनुष्य एक स्तनधारी है। हमारे शरीर पर स्तन ग्रंथियां मिलती हैं, मेंढक में नहीं मिलती है। मेंढक एक उभयचर है, पानी और स्थल दोनों पर रह सकता है, जानते ना। इतना तो बिल्कुल लल्लू पंजू जैसा ये प्रश्न, ये तो समझ में आता है ना कि मेंढक उभयचर है, पानी और स्थल दोनों पर मिलता है, एम्फीबियन बोलते हैं ना। अब हम जानना चाहते थे कि ये एक्स जीव किससे ज्यादा समानता दिखाता है, किस आधार पर, इवोल्यूशन के बेसिस पे, विकास के आधार पर, है ना। अब देखिए हमने क्या देखा, ध्यान से सुनना। हमने देखा भैया कि ये जो है, ये जो एक्स जीव जो है इसके शरीर पर बाल मिल रहे हैं। जरा जल्दी से मुझे बताएं, क्या मेंढक के शरीर पर बाल मिलते हैं? नहीं। मनुष्य के हाँ। या नीचे से स्टार्ट करते, एक काम करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं, नीचे से, तीसरे बिंदु से, मेरुदंड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी। हमने बोला एक्स जीव में मिल रही है, यस मिल रही है। हमने देखा मेंढक में मिल रही है, हाँ मेंढक में भी मिल रही है। मनुष्य में देखा, हाँ मनुष्य में भी मिल रही है। ओ हो। विकास के आधार पर हमें इस लक्षण से ये पता लगता है कि हाँ भैया मेंढक से भी कुछ ना कुछ समानता है, मनुष्य से भी कुछ ना कुछ समानता है, इस लक्षण के आधार पर। चलो सर, दोनों से कुछ ना कुछ संबंध है। अब आगे चलते हैं। अब हमने देखी स्तन ग्रंथियां, क्या देखी? स्तन ग्रंथियां जो एक्स जीव में मिल रही थी। अब हमने तुलना करी किससे? मेंढक से। सर मेंढक में तो नहीं है लेकिन मनुष्यों में तो है। ओ हो। विकास के आधार पर देखा तो इस एक्स जीव की थोड़ी सी ज्यादा समानता किससे दिखी? मनुष्य से दिखी, मेंढक से थोड़ी कम हो गई क्योंकि ये लक्षण मेल नहीं खा रहा था। चलो जी, तीसरा, शरीर पर बाल, तीसरा लक्षण देखा, ये यहां भी नहीं है लेकिन ये यहां पर भी। अब जरा सोचिए, क्या पता लगा कि ये जो एक्स जीव जो है, अगर हम इसका संबंध देखें, मौलिक संबंध देखें, विकास के आधार पर संबंध देखें, तो ज्यादा किससे मिलान कर रहा है? मनुष्य से मिलान कर रहा है इसका निकट संबंध। यही क्या कहलाएगा बेटा जी? आपका विकासवादी संबंध। समझ में आया? तो जब हम वर्गीकरण करते हैं ना, किसके अंदर? वर्गीकी के अंतर्गत हम जब क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण में हम समानता और असमानता तो देखते हैं, अगर हम विकासवादी संबंधों को भी अपना लें तो ऐसी वर्गीकी क्या कहलाता है? वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है, सिस्टमैटिक्स कहलाता है। तो वर्गीकी में सिर्फ और सिर्फ ये तीन चीज थी, जबकि सिस्टमैटिक्स वर्गीकरण विज्ञान में एक चौथी चीज आती है। क्या? जब आप वर्गीकरण करो तो इसको भी आधार बनाओ, विकासवादी संबंध को भी आधार बनाकर आप वर्गीकरण करो। ये था सिंपल सा हमारा क्या? वर्गीकरण विज्ञान। बताओ, यहां तक की A to Z चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब जाकर पूरा हमारा खत्म हुआ है वर्गीकी, है ना? अरे नहीं भैया,
इस चैप्टर में यही तो मेन चीज है, क्या? वर्गीकी। वर्गीकी अगर समझ में आ गई तो उसके 3 ही तो भाग पढ़ने, क्या? पहचान, दूसरा नामकरण, तीसरा वर्गीकरण, है ना? अब जरा सोचिए, हमने पहचान लिया, किसी जीव को पहचान लिया, चलो सर हमने एक जीव हमने आज खोजा, हमने उसकी पहचान कर ली। अब पहचान करने के बाद हमें पता लग गया सर इसके लक्षण जो है वो जंतुओं के जैसे, ठीक है सर, अब क्या करेंगे सर? अब करेंगे सर क्या? नामकरण। क्या करेंगे? नामकरण। लेकिन नामकरण करने से पहले प्रभु इसको और पढ़ लो जरा जल्दी से, सिंपल सा टॉपिक है, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? सिंपल सा टॉपिक था सर, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? आइए देखिए, जीवों को वर्गीकृत किस लिए किया जाता है, एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, जल्दी से फट से समझ में आ जाएगा। बेटा ये देखिए, ये 2 दुकानें हैं, हर बैचेस में मैं यही उदाहरण देता हूं और फट से समझ में आ जाता है बच्चों को। ये दुकान है, शॉप पहली, शॉप दूसरी। अभी जब आप देखेंगे तो आपको याद आएगा, ये मैं पहले भी बता चुका है ना, शॉप पहली शॉप दूसरी। यहां पर मिलते हैं क्या? जीन्स मिलती है, ठीक है। अब हम जानते हैं हर जीन्स का माप जो होता है वो कमर के अनुसार होता है। मान लेते हैं किसी की कमर है 28 की, किसी की है 30 की, किसी की है 32 की, किसी की है 34 की, किसी की है 38 की। अब जरा सोचिए, ऐसी कमर वाली जीन्स जो है यहां पर बिखरी हुई है, यहां पर, जबकि इस वाली दुकान में जीन्स को अलग अलग जगह पर रख दिया। यहां पर केवल वो जीन्स रख दी जिनका कमर का आकार साइज कितना है? 34। यहां पर जिनका है 32, यहां पर जिनका है 36, यहां पर जिनका है 28। अब जरा सोचिए, मैं कौन सी दुकान पर जाना पसंद करूंगा? आप सीधा बोलेंगे सर इस दुकान पर जाना पसंद करेंगे आप, क्यों? क्योंकि सर यहां पर जब आप जाएंगे तो सीधा आपको पता है आपकी कमर का आकार की साइज कितना है, आपको पता है। आपको अगर पता है तो आप सीधा यहां पर जाओगे, सीधा यहां पर जाओगे, इनके पास भटकोगे ही नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप सीधा क्या कर रहे हो? पहचान कर रहे हो। तो जरा सोचिए, हम वर्गीकरण क्यों करते हैं? मैंने ये वर्गीकरण किया, मैंने जीन्स को बांट दिया, मैंने जीन्सों को क्या कर दिया? बांट दिया। मैंने जीन्स का क्या कर दिया? वर्गीकरण कर दिया। क्यों? क्योंकि जब मैं इस दुकान पर जाऊंगा तो इस दुकान पर जाऊंगा, मैं जल्दी से पहचान कर लूंगा कहां पर, इस दुकान में कि इस दुकान में। यहां पर टाइम है, कभी मेरे को मिल रही है जीन्स 30 की, कभी मेरे को मिल रही है 32 की, कभी मिल रही है 28 की, टाइम वेस्ट होएगा, पहचान आसानी से नहीं हो पाएगी। यहां पर आप आसानी से क्या कर लेंगे? पहचान कर लेंगे। समझ में आया? तो वर्गीकरण क्यों किया जाता है? ताकि बाद में अगर आपको किसी जीव के बारे में जानना है, आपको उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, आपको उसकी जानकारी लेनी है, आपको उसकी शिक्षा ग्रहण करनी है, तो आप आसानी से उसका बाद में अध्ययन कर सको, आसानी से उसकी बाद में आप पहचान कर सको। समझ में आया? तो इसीलिए हम क्या करते हैं? जीवों का वर्गीकरण करते हैं ताकि उनकी पहचान आसानी से हो सके। बताइए, ये समझ में आया? आप बोलेंगे सर पहचान तो पहला चरण था। अरे बाबू, आप पहचान किस आधार पर करोगे? सोचो, आप किसी जीव को पहचान रहे हो, कैसे? कैसे आपने किसी जीव को पहचाना कि ये परपोषी? कैसे पहचाना? क्योंकि आपको पता है, आप जानते हैं कि परपोषी किसका लक्षण होता है? जंतुओं का, पादपों का नहीं होता। ये आपको कैसे पता लगा? जब पहले से ही आपने वर्गीकरण किया हुआ था। तो वर्गीकरण क्यों करते हैं? ताकि बाद में भी आसानी से क्या हो जाए? पहचान हो जाए। अब आया समझ में? चलो, तो ये तो सिंपल सा था। दूसरा बिंदु, अध्ययन की सुविधा। अरे भैया सीधी सी बात है, हमें बाद में अध्ययन करना है जीवों का, तो हम क्या कर रहे हैं? वर्गीकरण कर रहे हैं। तीसरा बिंदु बेटा जी, विभिन्न जीवों के मौलिक लक्षण में उनके बीच विकासीय संबंधों को स्पष्ट करना वर्गीकरण का उद्देश्य है। सोचिए, हमने अभी अभी कहीं ना कहीं विकासवादी संबंध बताए, हम कहीं ना कहीं मौलिक लक्षण जो थे हमने देखे। एक एक्स जीव था, उसके लक्षण जो है दूसरे जीवों से तुलना करी, विकास के आधार पर देखा, हमें पता लगा कि भैया जो एक्स जीव था उसका निकट संबंध किससे था? मनुष्य से था। कैसे पता लगा? जब हम वर्गीकरण कर रहे थे, बांट रहे थे,
तो बेटा जी हम वर्गीकरण करके जीवों को बांटकर क्या पता लगा सकते हैं, उनका मौलिक संबंध, उनकी समानताएं। जरा सोचिए, खुद सोचिए, हमने इस पृथ्वी पर सभी जीवों का वर्गीकरण किया, हमने हमारा भी तो वर्गीकरण किया। हम ये बोलते ना कि हमारे निकट जो जीव जो है वो है कौन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, नाम सुना है इनको, कपी बोला जाता है, कपी। क्या हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे? भैया जिसने भी ये बोला है कृपया करके उससे कहो कि ऐसी गलत सलत चीजें ना बताया करें। हमारे पूर्वज बंदर नहीं है, हमारे पूर्वज कौन है बेटा? कपी हैं, कपी, एप्स बोलते हैं। अब आप बोलेंगे सर हमने तो बंदर सुना था, बंदर नहीं रे, बंदर में पूंछ होती है, कपी में पूंछ नहीं होती है, गोरिल्ला, चिंपैंजी इनमें पूंछ नहीं होती है, याद रखना। तो कुल मिलाकर हमें कैसे पता लगा? हमने उनके साथ संबंध देखा, हमारे लक्षण देखे, हमारे मौलिक लक्षण देखे, उनके मौलिक लक्षण देखे, कुछ समानता दिखी। जब दिखी तो हमने उनको अपने साथ एक समूह में रखा या नहीं रखा? तो हम जब वर्गीकरण कर रहे हैं तो विकासवादी संबंध को भी तो संज्ञान में रखकर कर रहे हैं। समझ में आया? ये 3 बिंदु क्लियर है। आखिरी चौथा बिंदु कि भैया जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? जरा सोचिए, एक ऑस्ट्रेलिया में जीव बैठा है, अगर मैं उसका वर्गीकरण नहीं करता तो क्या आप उसका अध्ययन, दूर दराज के जीव का अध्ययन कर पाते? नहीं कर पाते ना। इसीलिए हम वर्गीकृत करते हैं ताकि दूर दूर वो जीव जिनका अध्ययन हो जाता, जो दूर दराज क्षेत्रों में मिलते हैं, उनका आसानी से क्या किया जा सके, वर्गीकरण किया जा सके, ताकि आप उनके बारे। आप मुझे ये बताएं, रेड पांडा देखा है आपने? देखा है? नहीं देखा ना। सोचिए, प्लैटिपस आपने देखा है? प्लैटिपस, एकिडना आपने देखा है? नहीं देखा, बुक्स में सुना होगा। इनका वर्गीकरण किया गया, इनको रखा गया है स्तनधारियों के अंदर, बताया गया ये ऐसे स्तनधारी जो अंडे देते हैं। सोचिए, मैंने जब नीट का पेपर दिया था तब ये प्रश्न आया था, ऐसे स्तनधारी बताओ जो अंडे देते हैं। मात्र 2 ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं, एक एकिडना और एक प्लैटिपस। ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं ये दोनों। हाँ, मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। अब जरा सोचिए, अगर इन दोनों जीवों का वर्गीकरण नहीं किया गया होता, इनको स्तनधारी समूह में नहीं रखा जाता। स्तनधारी क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर स्तन ग्रंथियां तो मिल रही है, लेकिन अपवाद के स्वरूप पर ये अंड प्रजक है, अंडे देते हैं। जितने भी स्तनधारी है, जितने भी हम हैं, हम सजीव प्रजक हैं, हम जन्म देते हैं बच्चों को। समझ में आया? कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, बंदर है, ये क्या है? हम स्तनधारी जो है, हम अंड प्रजक नहीं है, हम सजीव प्रजक है, जन्म देते हैं बच्चों को। लेकिन अगर आप पक्षी की बात करेंगे, वो अंड प्रजक है। सरीसर्प की बात करेंगे, अंड प्रजक है। उभयचर की बात करेंगे, अंड प्रजक है। मछली की बात करेंगे, अंड प्रजक है। जरा सोचिए, ये 2 जीव, क्या नाम बोला मैंने? प्लैटिपस और एकिडना, ये है अंड प्रजक, लेकिन फिर भी इनको स्तनधारियों में रखा गया। क्यों? क्योंकि इनके लक्षण जो थे, मौलिक लक्षण जो थे, वो स्तनधारियों के जैसे थे। सिर्फ एक ही तो लक्षण था अंडे देने वाला, जो हालांकि और किसी और जीव के जैसा हो सकता है, किसके जैसा? सरीसर्प के जैसा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लक्षण जो थे इनके स्तनधारियों जैसे थे, स्तन ग्रंथियां मिल रही थी। अब जरा सोच समझकर मुझे बताएं, अगर इस प्लैटिपस और एकिडना का वर्गीकरण नहीं करते वैज्ञानिक, आपको पता लग पाता? नहीं पता लग पाता, आपको नहीं पता लग पाता। इसीलिए आपको पता लगाने के लिए, आपका अध्ययन आसानी से हो जाए, आपकी नॉलेज बढ़ सके, आपकी स्टडी हो सके, दूर दराज जो जीव बैठा हुआ उसका वर्गीकरण हम कर रहे हैं ताकि आपकी नॉलेज बढ़ सके। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जीवों को वर्गीकृत करते हैं। बताएं, क्या ये सिंपल से 4 बिंदु समझ में आ गए हैं? अब जाकर प्रभु हमारा वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान, या तो टेक्सोनॉमी बोल दीजिए या सिस्टमैटिक्स बोल दीजिए, इसका मीनिंग अब जाकर पूरा हुआ है। अब इस चैप्टर में बंधु 3 ही चीज रह गई है। सिंपल सा मैं आपको बोलता हूं, इस चैप्टर में 3 चीजें रह गई हैं। एक है नामकरण, एक है वर्गीकरण, क्या क्या? एक है नामकरण, एक है वर्गीकरण, और तीसरा है आपका वर्ग की सहायता साधन। 3 चीजें हैं, नामकरण, वर्गीकरण और वर्ग की सहायता साधन। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या बेटा जी? नामकरण। देखिए, नामकरण जिसको हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। नामकरण क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो हम नामकरण करते क्यों हैं? हमने किसी जीव को नाम क्यों दिया है?
अब आप बोलेंगे सर वापस से वही बात, किसी जीव को नाम इसलिए दे रहे हैं ताकि उसकी पहचान की जा सके। सर वर्गीकरण क्यों करते हैं? क्योंकि ताकि उसकी आसानी से पहचान की जा सके, अध्ययन किया जा सके, मौलिक लक्षणों के आधार पर विकासवादी संबंध पता लगाया जा सके, दूर दराज का जो जीव है उसका आसानी से वर्गीकरण हो जाए, इसलिए हम वर्गीकरण करते हैं। लेकिन नामकरण क्यों कर रहे हैं? सोचो, आपको नाम क्यों दिया गया? आपके माता पिता ने, आपके माता पिता ने आपको नाम दिया है, क्यों दिया है? ताकि वो माता पिता आपकी अन्य लोगों से तुलना करने के बाद आपका पता लगा ले कि हाँ ये हमारा बालक है, ये रामू है, ये शामू है, ये दीपक है, ये सूरज है, ये पार्थ है, ये वो है, ये फलाना है, ये ढिमका है। समझ में आया? तो नाम किस लिए दिया जाता है? ताकि पहचान की जा सके। मुझे याद आ रहा है, मैं अपनी कक्षा में बैठा था और मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, बहुत जबरदस्त शार्प है मेरी मेमोरी। आप मुझे बताएं, मैं 3 साल का था, 3 साल का, और मुझे ये याद है जब मैं 3 साल का था, मैं एलकेजी में गया था। मुझे आज भी याद है मेरे एलकेजी का रूम कैसा था, हम बैठते कहां पर थे, हमारी चेयर कौन सी थी, मेरे साथी कौन से थे, मुझे ये तक याद है। और छोड़ो, मैं और चीज एक और बताता हूं क्या, मुझे ये भी याद है जब मैं 2 साल का था हमारे घर कैसा था। मेरे मम्मी पापा किराए पर रहते थे, वहां पर हमारे घर में जहां किराए पे हम रहते थे वहां पर अलमारी जो होती थी वो कहां पर रखी हुई थी, मेरे को ये तक याद है। क्यों? क्योंकि कई बार कुछ पिक्चर्स ऐसी क्लिक हो जाती है जो आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाती है ना। और 2 प्रकार की मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म होती है और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। हमारी शॉर्ट टर्म कब काम करती है? जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, 1 दिन पहले पढ़ा, 2-3 दिन पहले पढ़ा, रटा धमाई धम और पेपर में लिख कर आ गए, अगले दिन सब खल्लास। ये होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी जरा सोचिए, आप में से कई बच्चों को पुरानी यादें आती होंगी, पुरानी चीजें, पुरानी पिक्चर्स, पुराने चीजों के बारे में याद आती होगी, अरे ऐसा हुआ था, अरे ऐसा हुआ था, ये वो, ये ऐसा ऐसा, वो क्या है, आपकी मेमोरी में स्टोर हो गया। दैट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब मेरे को ये याद आ रहा है क्या कि मैं शायद एलकेजी में था, छोटी सी हमारी क्लास होती थी, मैं बैठा हुआ था, हम बैठते थे, ऐसे चेयर वेयर नहीं होती थी, मैं सिंपल जमीन पर दरी होती थी उस पे बैठे थे, छोटी सी लाल रंग की स्लेट वो होती थी बैठने वाली, जिसको हम मेज टाइप सी बोलते हैं, है ना। अब छुट्टी सी हो गई थी, बच्चे बैठे थे और बाहर से मेरी मदर आई और आवाज लगाई। अब जब उन्होंने आवाज लगाई, मैंने सुनी, औरों ने भी सुनी, लेकिन मैं गया, यानी मुझे नामकरण दिया मेरे माता पिता ने ताकि वो मेरी पहचान कर ले कि मैं कहां पर हूं। मैंने हाथ खड़ा किया, आ रहा हूं, पहचान कर ली ना उन्होंने मेरी। तो पहचान करने के लिए हम क्या देते हैं? नामकरण करते हैं, नाम देते हैं। समझ में आया? सजीव जगत के अंतर्गत जो हमने बात करी थी कि इतनी सारी जो जैव विविधता मिल रही है, इतनी सारी जैव विविधता का हमें क्या करना है? हमें वर्गीकरण भी करना है, हमें नामकरण भी करना है, हमें पहचान भी करनी है, तीनों चीजें करनी है। और ये तीनों चीजें करने के लिए उत्तरदायी कौन था? शाखा वर्गीकी, जिसके अंतर्गत सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो क्या है बेटा? नामकरण। किसका? वर्गीकी। अच्छा, ये तो चीज समझ में आ गई, वर्गीकी के पिता कौन थे? कैरोलस लीनियस। ये तो आता है आपको, है ना, समझ में आ गया। वर्गीकी के पिता कौन थे? कैरोलस लीनियस। वर्गीकी के 3 भाग थे, बार बार बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं क्या? नामकरण, पहचान, मतलब सबसे पहले पहचान लिख देता हूं मेरे भाई, सबसे पहले पहचान, फिर नामकरण और फिर वर्गीकरण, फिर से वर्गीकरण। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे? 3 भाग थे या 3 शाखाएं थी किसकी? वर्गीकी की। अब बात आ रही है, सबसे पहले हम बात करने वाले किसकी? नामकरण की। आइए, बिंदु आ रहा है आपका नामकरण। क्या होता है नामकरण? सिंपल सी बात है, देखिए नामकरण जिसको हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। नामकरण क्या मतलब है? देखिए सीधी सी बात है, किसी जीव को नाम देना। आपको नाम क्यों दिया गया? ताकि आपकी पहचान हो सके, यही तो होता है ना। भाई हम नाम क्यों दे रहे हैं? ताकि उस जीव की पहचान की जा सके। आपको आपके माता पिता ने, मेरे माता पिता ने नाम दिया ताकि हमारी क्या हो सके? पहचान हो सके आसानी से, है ना। तो नामकरण किस लिए दिया जाता है? सिंपल सा बिंदु था, ताकि क्या हो सके? पहचान हो सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, नामकरण के अंतर्गत हम देते हैं नाम। एक जीव को
नाम देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। स्टार्टिंग में बहुत पहले की बात अगर हम करें तो स्टार्टिंग में ना जीवों को नाम जो दिए जाते थे कैसे दे दिए, जैसे सपोज एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। कौन से नाम होते थे? स्थानीय नाम। स्थानीय नाम, ठीक है। हमने जीवों को नाम क्या दे दिए? स्थानीय नाम दे दिए, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्नेक्यूलर नेम। अब साहब ये क्या है वर्नेक्यूलर नेम? ये वर्नेक्यूलर नेम स्थानीय नाम का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। आप में से कितने बच्चे जानते हैं शब्द ये तरबूज? आप बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, हम जानते हैं तरबूज। मैंने कहा वेल डन जी, बहुत अच्छी बात। आप में से कितने बच्चे ये जानते हैं प्याज? आप बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। आप में से कितने बच्चे ये जानते हैं कुत्ता? आप बोलेंगे सर जानते हैं डॉग। ठीक है, अब आप ये जानते हैं तरबूज को अगर मैं पंजाब में जाऊं, पंजाब की तरफ जाऊं, तो पंजाब में ना तरबूज को बोला जाता है कलिंगड़। क्या बोलते हैं? कलिंगड़। प्याज को अगर मैं महाराष्ट्र की तरफ जाता हूं, जैसे मुंबई की तरफ जाता हूं, है ना, वहां पर बोलते हैं कांधा। ठीक है, वहीं अगर मैं कलकत्ता की तरफ जाता हूं, वहां पर कुत्ते को, डॉग को बोलते कुकुर। अब जरा सोचिए, हमने यहां पर बोला कुत्ता, वहां पर बोल रहे हैं कुकुर, हमने यहां पर बोला प्याज, वहां पर बोल रहे हैं कांदा, हमने यहां पर बोला तरबूज, वहां पर बोल रहे हैं कलिंगड़। तो जरा सोचिए, क्या अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थान पर कुछ अलग अलग नेम मिल रहे हैं एक ही जीव के? सोचो, एक ही जीव के अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम है, तो स्थान के हिसाब से नाम पड़ गए। ऐसे नामों को हम क्या बोलते हैं? स्थानीय नाम। अब जरा सोचिए, मैं गया, मान लेते मुंबई गया और मैंने कहा भैया 1 किलो प्याज तोल दो। उसने बोला है, मैंने कहा प्याज तोल दे। कहता है, समझ नहीं आ रहा उसको, क्योंकि वहां पर प्याज नहीं बोला, वहां पर कांधा बोला जाता है। तो कंफ्यूजन हो गया ना। अब इसी कंफ्यूजन को दूर करना था कि ये जो स्थानीय नाम है ना, ये पैदा करते हैं भ्रम। ये क्या पैदा कर रहे हैं? ये भ्रम पैदा कर रहे हैं। हमें इस भ्रम को ही तो खत्म करना है। क्या करना है? ये जो भ्रम पैदा हो रहा है ना स्थानीय नाम से, हमें इसे खत्म करना है। अब साहब कैसे खत्म करें? तो बाबू हम इस भ्रम को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए एक काम करते हैं, एक ऐसा नाम देते हैं हर एक जीव को, एक ऐसा नाम दे देते हैं, एक ऐसा नामकरण कर देते हैं जो सर्वव्यापी नाम हो उसका। यानी एक जीव को हम कैसा नाम दे दें? सर्वव्यापी नाम दे दें कि जो उसका हमेशा वही रहे। चाहे ऑस्ट्रेलिया जाओ तो वही नाम, इंग्लैंड जाओ तो वही नाम, इंडिया में जाओ तो वही नाम, यानी हर जगह वही नाम होगा। ऐसा सर्वव्यापी नाम, यूनिवर्सल नेम जो होगा, उसे हम बोल रहे हैं क्या? वैज्ञानिक नाम। साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो ये जो स्थानीय नाम जो होता था, इसके कारण हो रही थी दिक्कत, इसको दूर करने के लिए हमने हर सजीव को क्या दे दिया? एक वैज्ञानिक नाम दे दिया जो यूनिवर्सल है, सर्वव्यापी है, हर जगह वही नाम माना जाएगा। तो क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? फाइनली अब आप यही बोलेंगे सर वैज्ञानिक नाम, ये जो वैज्ञानिक नाम जो है सर, ये जो वैज्ञानिक नाम जो है, जिसको हमने बोला साइंटिफिक नेम, सर ये कौन देगा? सर ये वैज्ञानिक नाम जो है, जैसे जैसे आप बोलेंगे जैसे सर, जैसे उदाहरण बताओ कोई वैज्ञानिक नाम का। आप अच्छे तरीके से जानते हैं हमारा वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस, है ना, जानते हैं। मटर का पाइजम सेटिवम। ठीक है, ऐसे ढेर सारे जीवों के वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात आ रही है, ये है वैज्ञानिक नाम। ये क्या है बच्चों? वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है। ठीक है, अब ये जो वैज्ञानिक नाम है, ये कौन दे रहा है? किस आधार पर दे रहा है? कौन से नियमों के आधार पर दे रहा है? ये भी तो बिंदु आ रहा है।
तो अब देखिए, एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला हमारा प्रश्न कि ये वैज्ञानिक नाम कौन देगा। पहला प्रश्न तो ये कि ये वैज्ञानिक नाम कौन देगा, और दूसरा प्रश्न ये कि इस वैज्ञानिक नाम को देने के क्या नियम है ना। देखिए, एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूं। पहले ये बता देता हूं, ये नाम सुना है, द्विनाम पद्धति सुना है। चलो मैं एक चीज बताता हूं, पहले एक चीज बताता हूं, क्या कि वैज्ञानिक नाम जो होता है ये कौन देगा और किस आधार पर दिया जाएगा। ध्यान से सुनना, एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। देखिएगा, देखिए बेटा, जैसे ही हिंदू रीति रिवाज की अगर मैं बात करूं, हिंदू रीति रिवाज में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उसका नामकरण करते हैं। कौन करता है? बोले हम करते। नहीं, हम नहीं करते। कौन करता है? वो पंडित करता है। वो पंडित को हम बताते हैं कि भैया इतने बजे ये फलाना फलाना बच्चा इतने बजे इतनी तारीख को पैदा हुआ। फिर वो पंडित क्या करता है? वो राशि देखता है, वो नक्षत्र देखता है, तारे देखता है, चंद्रमा देखता है, सूर्य देखता है, जो भी कुछ देखता है, यानी किसी ना किसी आधार पर वो उसकी राशि निकालता है उस बच्चे की। फिर उस राशि के अनुसार उसके पहला शब्द बताता है कि इस शब्द से नाम रख लो। तो एक्चुअली नाम किसने धरा, किसने रखा? उस पंडित ने, है ना। किस आधार पर? कई सारी चीजों के आधार पर, यानी कई सारी चीजें उसने देखी, कई नियम देखे, उनके आधार पर उसने नाम रख दिया। अब बात यही तो आ रही है कि हम ये देने वाले हैं वैज्ञानिक नाम। ये वैज्ञानिक नाम कौन देगा? तो बेटा जी, ये वैज्ञानिक नाम कुछ समितियां देंगी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन देंगी। ये वैज्ञानिक नाम कुछ समितियां देंगी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन देंगी, ठीक है। और वो कौन सी समितियां हैं? और वो जो समितियां, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो एक लोगों का समूह है, कुछ वैज्ञानिकों का समूह जो क्या कहला रहा है, उन समितियों को, उन ऑर्गेनाइजेशन के जो समूह जो है, उन लोगों के जो समूह है, उनका क्या क्या नाम है वो अभी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बात जो आ रही थी, ये चीज समझ में आ गई है। नाम कौन देगा? कुछ समितियां देंगी। अभी नाम बताऊंगा, ICBN, ICZN, ICBN, ICNB, ICVN, ये कुछ शब्द आएंगे। अभी थोड़ा सा ना हम फोकस इस चीज की ओर करते हैं कि सर ये तो समझ में आ गया कि नामकरण क्या होता है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया कि जीवों को नाम देना नामकरण है। लेकिन अलग अलग स्थान पर लोगों नाम जब दिए तो वो क्या कहला रहे थे? स्थानीय नाम, जिनकी वजह से हो गया भ्रम। सर इस भ्रम को दूर करने के लिए, समाप्त करने के लिए हमने हर एक जीव को क्या दिया? वैज्ञानिक नाम दे दिया। सर ये रहा वैज्ञानिक नाम। अब ये वैज्ञानिक नाम को जरा गौर से देखो। इस वैज्ञानिक नाम में आपको दो नाम दिख रहे हैं, एक पहला और एक दूसरा। दो शब्द दिख रहे हैं, होमो सैपियन, पाइजम सैटिवम। तो जो वैज्ञानिक नाम है वो कितने शब्दों से बना हुआ है? दो शब्दों से बना हुआ है। तो ये जो नामकरण जो था, जिसको हम आज तक मानते हैं, ये जो वैज्ञानिक नाम जो दो नाम से बना हुआ है, ये कौन सी पद्धति थी बेटा? ये थी आपकी द्विनाम पद्धति। क्या बोला हमने कि जब भी हम किसी